गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलो लास्ट लेक्चर में हमने एक तो 37(1) डिस्कस किया था, जो था अपना जनरल डिडक्शन कि जो भी सेक्शन जो भी एक्सपेंसेस 30 से लेके 36 में कवर्ड नहीं है वो सारे 37(1) में कवर हो जाएंगे। फिर उसके में 2-3 पॉइंट्स याद रखना। पहला CSR एक्सपेंसेस, जो CSR एक्सपेंसेस है वो आपको माइनस करने नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कोई CSR एक्सपेंस 30 से लेके 36 में कवर्ड है तो वो आप माइनस कर सकते हो। कोई भी टाइप का टैक्स का पेमेंट होगा, इंटरेस्ट का पेमेंट होगा और पेनल्टी का होगा। तो टैक्स के अंदर डायरेक्ट टैक्स का पेमेंट हुआ तो वो नॉट अलाउड है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का पेमेंट हुआ तो वो अलाउड है। इंटरेस्ट जो भी पे करोगे अंडर डायरेक्ट टैक्स लॉ वो नॉट अलाउड है। जो भी इंटरेस्ट आप पे करोगे अंडर इनडायरेक्ट टैक्स लॉ तो वो अलाउड है। और कहीं पे भी अगर आपने पेनल्टी का पेमेंट किया तो वो अलाउड नहीं होगा, क्योंकि पेनल्टी हम पे करते हैं फॉर ब्रीच ऑफ लॉ। फिर उसके बाद अगर आप लोग कोई डोनेशन देते हो टू अ पॉलिटिकल पार्टी या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करते हो इन अ ब्रोशर पैम्पलेट न्यूज़पेपर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, तो कहने से वो खर्चा भी क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। क्यों? क्योंकि आगे जाके 2 सेक्शंस हैं, GGB एंड 80GGC। वो 2 सेक्शंस में आपको उसका डिडक्शन मिलता है। फिर हमने पढ़ा था 40A करके, नो TDS नो डिडक्शन। आप जब पेमेंट करते हो तो आपको TDS काटना पड़ता है। पेमेंट करते वक्त TDS काटना पड़ता है। अब आपने पेमेंट किया और समझो आपने TDS नहीं काटा, तो अब हम ये चेक करेंगे कि आप पेमेंट आउटसाइड इंडिया कर रहे हो या पेमेंट इन इंडिया कर रहे हो टू नॉन रेसिडेंट एंड फॉरेन कंपनी, तो 100% डिसअलाउ हो जाएगा। एंड अगर आप पेमेंट इन इंडिया कर रहे हो टू रेसिडेंट तो 30% डिसअलाउ हो जाएगा, 70% अलाउ होगा। अच्छा, अब इसमें आप याद करो, तो अगर आप टैक्स करंट ईयर में डिडक्ट कर देते हो और डिपॉजिट करते हो अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न तो भी चलेगा, तो इस साल मिल जाएगा। अगर डिडक्शन नेक्स्ट ईयर में गया या डिडक्शन करंट ईयर में हुआ लेकिन आपने टैक्स डिपॉजिट रिटर्न फाइलिंग के बाद किया तो गया, फिर आपको वो नेक्स्ट ईयर मिलेगा। फिर एक सेक्शन पढ़ा था 40A(2) करके। 40A(2) क्या था ये? 40A(2) अनरीजनेबल पेमेंट टू रिलेटिव्स। अगर आप रिलेटिव्स को पेमेंट करते हो जो अनरीजनेबल है तो वो अनरीजनेबल अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। सो अनरीजनेबल अमाउंट इज डिसअलाउड। फिर 40A(3) करके पढ़ा था हमने। 40A(3) में क्या पढ़ा था कि अगर आप कोई भी खर्चा करते हो जो 10,000 से ज़्यादा है और उसके लिए आप पेमेंट करोगे एक ही दिन में जो 10,000 से ज़्यादा है और अकाउंट पे ही चेक, डिमांड ड्राफ्ट, RTGS यूज़ नहीं करोगे तो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। अच्छा, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए लिमिट कितनी है? 35,000 कर दिया। फिर हमने इसी में एक रूल पढ़ा था, रूल नंबर 6DD। 6DD जो रूल था उसमें हमने डिस्कस किया था कि आप कोई भी मोड से पेमेंट करो चलेगा। सो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब फ्रेंड्स हम लोगों को पहले आज 4 सेक्शंस पहले डिस्कस करने हैं। 41(1), फिर 41(2), फिर 41(3) और फिर 41(4). अब ये 4 में से अपन ने 3 सेक्शंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। 3 सेक्शंस अपने डिस्कस हो चुके हैं। 41(2) याद करोगे तो ये मैंने आपको सिखाया था इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट्स। जब अपन ने पावर जनरेटिंग यूनिट्स SLM मेथड फॉलो करते हैं तो इनका हर साल डेप्रीसिएशन का अमाउंट सेम होगा। अब कल उठ के अगर ये लोग ने असेट बेचा तो याद करोगे तो WDV से कम में बेचा है अगर, तो फिर वो टर्मिनल डेप्रीसिएशन था। अगर WDV से ज़्यादा में बेचा
तो बैलेंसिंग चार्ज था, दैट वाज एज पर 41(2), और कॉस्ट से भी अगर आप लोगों ने ज़्यादा में बेचा तो इट इज़ कैपिटल गेन्स। फिर सेक्शन नंबर 41(3) याद करोगे तो ये हमने साइंटिफिक रिसर्च के केस में डिस्कस किया था कि अगर आप कोई असेट खरीदते हो फॉर द पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च और वही असेट अब कल उठ के सेल हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है या डिस्कार्ड होता है, तो फिर आप लोगों को जो भी पैसा मिलेगा वो आप क्या करोगे, P&L क्रेडिट। और यहाँ पे हमने पढ़ा था रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स। क्या पढ़ा था हमने, रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स। सो अगर बैड डेब्ट्स जो है वो आप लोगों का एक्सपेंस है तो वो आप क्या करोगे, P&L अकाउंट में डेबिट करोगे, एंड कल उठ के अगर उसकी रिकवरी होती है तो उसको आप क्रेडिट करोगे। चलो अब अपन बढ़ते आगे, 41(1) करके सेक्शन है। 41(1) में क्या लिखा है कि अगर कोई भी आप एक्सपेंस करते हो, एक्सपेंस, या कोई भी अगर आपको लॉस आता है या कोई भी आपकी ट्रेडिंग लायबिलिटी है, 3 वर्ड्स मैंने लिखे, बोलो। पहला वर्ड क्या है, एक्सपेंस, दूसरा लॉस या फिर ट्रेडिंग लायबिलिटी। एंड ये एक्सपेंस, लॉस या ट्रेडिंग लायबिलिटी का डिडक्शन इज क्लेम्ड। मतलब क्या, आपने P&L अकाउंट में ये चीज़ को डेबिट कर दिया है। अब अगर आपने इसको डेबिट कर दिया है, P&L अकाउंट में क्या हो चुका है, बोलो, डेबिट, एंड कल उठ के इसी की क्या हो रही है, रिकवरी हो रही है, या फिर आपको कोई भी टाइप का बेनिफिट मिल रहा है, या तो रिकवरी हो रही है या तो कोई भी टाइप का बेनिफिट मिल रहा है, तो ये बेनिफिट आपके लिए क्या हो जाएगा, ये बेनिफिट आपके लिए हो जाएगा टैक्सेबल। ये हो जाएगा P&L अकाउंट के क्रेडिट में और ये जाएगा एज पर 41(4). बहुत सिंपल रखता हूं मैं ये एग्जांपल। बैड डेब्ट्स कहने से आपके लिए एक्सपेंस है, क्या करते हो आप उसको, P&L में डेबिट, कल उठ के उसकी रिकवरी होती है तो आप उसको क्या करते हो, P&L क्रेडिट। अब बैड डेब्ट्स की तरह और भी खर्चे आपके होंगे जो अगर आपने P&L में डेबिट किए होंगे और कल उठ के अगर उसकी, और वो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, तो वो होगा एज पर 41(1). मतलब जैसे बैड डेब्ट खर्चा है और उसकी रिकवरी इनकम है, तो बाकी के जो खर्चे होंगे उसकी रिकवरी इज इनकम एज पर 41(1). नाउ लेट अस टेक एग्जांपल्स। समझो सागर लिमिटेड एक कंपनी है और मेरी कंपनी में जब भी कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो मैं उसको ट्रेनिंग देता हूं, तो मेरा है ना खर्चा होता है ट्रेनिंग के ऊपर। सो क्या इनकर होता है, ट्रेनिंग कॉस्ट। अब समझो ट्रेनिंग कॉस्ट इनकर हुई, बट अभी क्या होता है कि आजकल तुम देखोगे तो ऑर्गेनाइजेशन में लेबर टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो चुका है। आजकल अभी तुम जैसे लोगों को जमता नहीं है कि कोई कंट्रोल करे, तो तुम्हें क्या लगता है, छोड़ दो, निकलो, दूसरे जगह देख लेंगे। तो लेबर टर्नओवर बहुत बढ़ गया है, और लेबर टर्नओवर बढ़ने की वजह से आज मैं तुम पे ट्रेनिंग का खर्चा करूं और तुम ये ट्रेनिंग सीख कर लो मेरे पास और फिर चले जाओ, तो मेरा तो नुकसान हो गया। अभी मेरा तो खर्चा हो गया तुम्हारे ऊपर, अभी वापस मेरे को दूसरे को रखना पड़ेगा, उसको ट्रेन कर। तो मैंने आपके साथ क्या अग्रीमेंट किया है कि मैं आपको ट्रेन करूंगा, ट्रेनिंग दूंगा, मेरा खर्चा मैंने आपको बताया 3 लाख है पर पर्सन ट्रेनिंग का। समझो अगर तुम मेरा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के गए विदिन 2 इयर्स, आप जा सकते हो, बट ये ट्रेनिंग का जो कॉस्ट है ना वो आपको पे मुझे करना पड़ेगा, फिर आप जाओ। 2 साल के बाद जाओगे तो मैं आपसे कोई ट्रेनिंग कॉस्ट रिकवर नहीं करूंगा, 2 साल मेरे को चाहिए आपसे। मतलब मैं आपको लॉक इन पीरियड नहीं डाल रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि भाई मेरा ट्रेनिंग का खर्चा मेरे को देके चले जाना। आप जाओ ना, आज ट्रेनिंग खत्म हुआ, 10 दिन बाद आप जाना चाहते हो जाओ, बट फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग कॉस्ट मुझे देनी पड़ेगी। अब समझो इस साल में टोटल 10 एम्प्लॉयज़ को मैंने हायर किया
3 लाख रुपया हर एक एम्प्लॉय का कॉस्ट था, 30 लाख का खर्चा हुआ। अब मैंने ट्रेनिंग करवाया एम्प्लॉयज को, इट्स अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, मैंने क्या कर दिया उसको, पीएनएल में डेबिट। समझो दूसरा साल खत्म होने वाला ही था, उसके पहले तुम में से 2 लोग आके मुझे बोलते हैं कि हमें ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाना है, ये लो 6 लाख रुपया, दोनों ने 3-3 लाख रुपया दिया। तो अब ये 6 लाख रुपया मेरे लिए क्या है, इनकम है। दैट इज इनकम एज पर विच सेक्शन, 41(1), रिकवरी ऑफ ट्रेनिंग कॉस्ट। बैठ रहा है, दिमाग में बैठ रहा है। नाउ कैन आई से जीएसटी इज ऑल्सो एन एक्सपेंडिचर। आप क्या करते हो, जीएसटी को पीएनएल में डेबिट करते हो। अब समझो कि मेरा अकाउंटेंट है वरुण, मैंने वरुण को बोला वरुण अपने को 70,000 का जीएसटी पे करना है। अब इसने क्या कर दिया पता है, 1 0 ज़्यादा डाल दिया, 70,000 के बदले इसने 7 lakhs का पेमेंट कर दिया। अब 7 lakhs का पेमेंट किया, इट्स अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, आई विल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट कल उठ के मैं डिपार्टमेंट से क्या मांगूंगा, रिफंड। मैं डिपार्टमेंट को बोलूंगा गलती हो गई है, ज़्यादा भर दिया है, रिफंड दो। 6,30,000 का रिफंड आया, क्या करूंगा उसको, पीएनएल क्रेडिट। चीज़ें हो रही है क्लियर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लो कि समझो मेरे यहाँ पे वरुण जो है वो अकाउंटेंट है, 5 लाख रुपया कैश लेके भाग गया, सॉरी कैशियर है, कैशियर 5 लाख रुपया कैश लेके भाग गया। क्या है ये मेरे लिए, कैन आई से इट्स अ लॉस, एम्बेजलमेंट ऑफ कैश। सो ये 5 लाख रुपया लेके भाग गया, क्या करूंगा मैं ये लॉस का, पीएनएल में डेबिट करूंगा। पढ़ा होगा ना अकाउंट्स में आपने, मैंने कंप्लेंट फाइल किया पुलिस में, समझो 2-3 साल बाद इसको पकड़ा, मारा इसको, और इससे 3 लाख रुपया रिकवर किया। अब ये 3 लाख जो आया वो क्या है, इनकम, दैट इज एज पर विच सेक्शन, 41(1). सिंपल राइम याद रखो, सुनो, कोई भी खर्चा आपने पीएनएल में क्या किया है और उसका क्या हो रहा है, रिकवरी, तो वो क्रेडिट करना है। अच्छा नेक्स्ट क्या आइटम लिखा है मैंने, ट्रेडिंग लायबिलिटी। अब आप लोगों को है ना अकाउंट्स में एक चैप्टर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, हो गया तो आप लोगों को ये एग्जांपल अच्छे से समझेगा। सागर लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी हालत थोड़ी सी खराब हो गई है। अब कंपनी के पास 2 ऑप्शंस है, एक कंपनी बंद हो जाए, दूसरा जो कंपनी की लायबिलिटीज है वो आके कंपनी को थोड़ा सा हेल्प करे और कंपनी को रिवाइव करे। ऐसा पढ़ा होगा आपने, थोड़े बहुत वर्ड्स इधर उधर होंगे बस। अब समझो कि मैंने मेरे बुक्स में सब कुछ देखना, सागर लिमिटेड, मैंने आपसे कुछ गुड्स खरीदे थे, समझो मैंने 10 लाख के गुड्स खरीदे थे आपसे ऑन क्रेडिट। क्या एंट्री पास करोगे आप मेरे बुक्स में, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, कैन आई से पार्टी अकाउंट, क्रेडिट पे खरीदे ना। अच्छा परचेजेस में कहां लिखूंगा, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ट्रेडिंग परचेजेस, आपको कहां रिकॉर्ड करूंगा मैं, लायबिलिटी। समझ में आ रहा है, इट्स अ ट्रेडिंग लायबिलिटी फॉर मी। मेरे को आपको 10 लाख रुपया देना है, देना, इट्स अ ट्रेडिंग लायबिलिटी, मतलब मैंने खर्चा डेबिट कर दिया है, समझा इतना। अब आप लोग को पता चला कि सागर लिमिटेड की हालत खराब है, तो आप मेरे पास आए और आपने मुझे बोला क्या कि सागर एक काम कर, तुझे 10 लाख देना है, अभी तू है ना 10 लाख मत दे, सिर्फ 4 लाख दे, मतलब आप 6 लाख भूल रहे हो। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, आप भूल रहे हो, आपका नुकसान है, मेरा तो मेरे लिए इट्स अ बेनिफिट। हाँ मैं आपसे 6 लाख रिकवर नहीं कर रहे रे, बट इट्स अ बेनिफिट। मेरे पीएनएल के डेबिट में 10 लाख खर्चा दिख रहा है, बट अब फाइनली मेरा खर्चा सिर्फ 4 लाख ही है, तो तुम्हें समझ में आ रहा है मुझे 6 लाख को रिवर्स करना पड़ेगा। सो ट्रेडिंग लायबिलिटी के लिए वो वर्ड लिखा है बेनिफिट, एक्सपेंस और लॉस के लिए वर्ड लिखा है रिकवरी, ट्रेडिंग लायबिलिटी के लिए वर्ड लिखा है बेनिफिट। यू अंडरस्टूड? तो दैट 6 लाख रुपीज इज वेवियर फ्रॉम योर साइड, दैट इज इनकम फॉर मी। मेरे लिए वो क्या बन जाएगा, इनकम। सो दैट आई विल क्रेडिट टू पीएनएल अकाउंट एज पर विच सेक्शन, 41(1). सो 41(1) क्या बोल रहा है, अगर कोई भी खर्चा, कोई भी लॉस
या कोई भी ट्रेडिंग लायबिलिटी को अगर आपने पीएनएल में डेबिट कर दिया है और कल उठ के उसकी रिकवरी हो रही है तो क्या करना, पीएनएल क्रेडिट। डेबिट हुआ है तो क्रेडिट करना है। आया समझ में कि नहीं समझा? बोलो सर। तो तेरा खर्चा कम हो गया ना उतना। तो 30 लाख खर्चा किया था, 6 लाख तो उसने वापस दे दिया, तो तेरा खर्चा कितना इफेक्टिवली 24। तो तूने तो 30 लाख पीएनएल में डेबिट किया है ना। तो अभी जब 6 लाख क्रेडिट करेगा तो 24 आएगा ना पीएनएल में फाइनली। अच्छा, रिकवरी ऑफ बैड डेट पे क्यों टैक्स लगता है बता? तो ये भी तो इनकम हुई ना तेरे लिए। हाँ, अच्छा तू मेरी मेरी बात सुन। सपोज नीचे से गया तू, अभी एक बिस्किट लेके आया 10 रुपए का, उसने कल आके तेरे को बोला कि भाई 2 रुपया वापस लेके जा, 8 रुपए का बिस्किट है ये, तो तेरे से हमने ज़्यादा ले लिया था। तो अभी 10 रुपया अगर तूने पीएनएल में डेबिट किया है तो खर्चा तेरा कितना है, 10 है कि 8? तो 2 रुपए को क्या करना पड़ेगा? बराबर सर, पक्का? ओके। और कुछ डाउट है किसी को? नहीं। ये 4 सेक्शन समझ में आ गए? पक्का? फाइनली तुम्हारा खर्चा देखो ना कितना हो रहा है। 30 लाख का खर्चा ट्रेनिंग पे किया, बट फाइनल उससे 6 लाख तो रिकवर कर लिया तुमने, पैसा आया ना। तो फिर क्या करोगे उसको, क्रेडिट। क्लियर? सो ये 4 सेक्शंस आपके कंप्लीट हो गए। अब हम लोग बढ़ते आगे। अब जो नेक्स्ट सेक्शन मुझे करवाना है वो कौन सा है बोलो? 43B। 43B में पहले तो ये लाइन अपन हटा देंगे क्योंकि वो रिपीट हो चुकी है वापस से। इसको मैं हटा रहा हूँ। क्या लिखा है 43B में? पढ़ो, हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा है? सर्टन डिडक्शंस टू बी मेड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट। आपने 43B बहुत बार पढ़ा है मेरे साथ। अभी क्या लिखा है 43B में? इधर है ना, इधर आपको ये लिस्ट ऑफ एक्सपेंस दिए हुए हैं। अब ये सारे खर्चे, ये सारे अगर आप करोगे, और ये सारे खर्चे अगर आप कर रहे हो और आपको करंट ईयर में माइनस करना है, तो आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न या उसके पहले पे कर देने पड़ेंगे। अगर आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न या उसके पहले पे कर दिए तो करंट ईयर में मिलेगा, बाद में पे किया तो बाद के ईयर में। खत्म, सिंपल प्रोविजन है। अब आपने इसमें कौन कौन से खर्चे पढ़े थे? तो एक याद है, बोनस एंड कमीशन पढ़ा था आपने। दूसरा आपने पढ़ा था एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू डिफरेंट डिफरेंट फंड्स। और तीसरा आपने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन लोन। याद है, वो स्पेसिफाइड पर्सन से लोन लिया। ये 3 खर्चे के अलावा और 3 खर्चे हैं। पहला पढ़ो, क्या लिखा है? एनी टाइप ऑफ टैक्स, ड्यूटी और सेस। एग्जाम्पल, इनडायरेक्ट टैक्स। क्या इनडायरेक्ट टैक्स आप पीएनएल में डेबिट कर सकते हो? यस। तो अब आपको डेबिट करने कब मिलेगा? जब आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न या उसके पहले पे कर दोगे। तो यू कैन टेक अनदर एग्जाम्पल, म्युनिसिपल टैक्स। समझो आपके खुद के पास एक बिल्डिंग है, आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, तो म्युनिसिपल टैक्स आपको माइनस करने कब मिलेगा? जब आप उसका पेमेंट कर दोगे तब। नेक्स्ट ई पॉइंट पढ़ो। ई पॉइंट क्या लिखा है? लीव एनकैशमेंट टू एम्प्लॉइज। आपको याद है अपन ने सैलरी में ये पढ़ा था कि अक्यूमुलेटेड लीव्स जो है वो एम्प्लॉइज सैलरी ले लेता है उसके बदले में। तो अभी मैं एम्प्लॉयर है, आप एम्प्लॉयर, और मैंने आपको लीव एनकैशमेंट दिया, क्या हो जाएगा आपके लिए? इनकम, मेरे लिए एक्सपेंस। अब मुझे वो एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट करने तभी मिलेगा अगर मैं ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न या उसके पहले पे कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्या आ रहा है? एनी सम पेएबल टू इंडियन रेलवेज फॉर यूज ऑफ रेलवे असेट्स। अब समझो कि आपको यहां से दिल्ली गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, तो आप वहां पे रेलवेज पे पास गए और रेलवेज को पेमेंट किया फ्रेट का,
तो ये फ्रेट हम आपको माइनस करने देंगे कब? जब आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न या उसके पहले पे कर दोगे तब। सो नोट नंबर 1 देखो क्या है, इफ अबाउ एक्सपेंसेस आर पेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न then deduction is allowed in current year. If paid after due date, deduction is allowed in the year of payment or deposit. बोलो समझा? अब नीचे आप लोगों को एक नोट दी गई है, उसमें अपने को ये करेक्शन करना है, बाद में करेंगे अपन, जब आप लिखोगे तब कर लेना। पहले तुम्हें ये 43B का पहला पार्ट समझा? कितने खर्चे मैंने आपको करवाए इधर? 6। ये 6 खर्चे के अलावा और कोई खर्चा नहीं है जो 43B में कवर्ड हो। 43B का सिंपल पॉइंट है कि हम आपको खर्चा माइनस करने दे रहे हैं, सिर्फ हम आपको ये बता रहे कि कौन से ईयर में मिलेगा, बस। ऐसा नहीं बोल रहा है 43B के खर्चा मिलेगा नहीं है, खर्चा तो मिलेगा। 43B डिसाइड्स सिर्फ कौन सा ईयर होगा। अरे समझा? अब एग्जाम में एक बार थियरी क्वेश्चन आ चुका है कि कौन कौन से खर्चे आपको पेमेंट बेसिस पे मिलते हैं। कैन आई से दिस सेक्शन इज रेलेवेंट ओनली इफ यू फॉलो मर्केंटाइल सिस्टम। This section is not relevant when you follow cash system, because in case of cash system you will record expense at the time of payment only. मैंने जो बोला वो समझा आपको? अच्छा सर, इसके अलावा बाकी के जो खर्चे हैं वो सब, तो वो सब आप जो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करोगे उसके हिसाब से मिलेंगे। इफ़ यू फॉलो मर्केंटाइल सिस्टम देन ड्यू बेसिस पे मिल जाएंगे, इफ़ यू फॉलो कैश सिस्टम तो पेमेंट बेसिस। क्लियर? बट इतने खर्चे गवर्नमेंट बोल रहा है हम आपको माइनस करने तभी देंगे जब आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट या उसके पहले पे कर दोगे तो। अब इसके नीचे एक नोट आ रहा है, नोट नंबर 2, और ये अपन बनाएंगे नोट नंबर 3। पहले नोट नंबर 2 की बात करते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है और इसके ऊपर है ना, जो नोट नंबर 3 है ना, उसके ऊपर May 24 में एक MCQ दिया हुआ है। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं अपन। क्या लिखा है? कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट इनटू लोन और बोरोइंग और एडवांस पेबल इन अदर मैनर। चलो लेट अस टेक वन एग्जांपल एंड लेट अस अंडरस्टैंड नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 क्या बोल रहे हैं? थोड़ा सा बकवास पॉइंट है, सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन दिया है नोट नंबर 2 में। क्या है समझो। समझो वरुण है, वरुण उसने एक बैंक से लिया है लोन, 50 लाख का लोन लिया है एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट। ठीक है? अब जैसे ही 1 साल खत्म हुआ, एट द एंड ऑफ ईयर नंबर 1, इंटरेस्ट पेएबल इज 5 lakhs, बट आउट ऑफ 5 lakhs अभी तक वरुण ने कोई इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया। तो थोड़ा सा समझो, अगर पेमेंट नहीं किया, पर्सन जिससे लोन लिए वो बैंक है, तो बैंक तो वो स्पेसिफाइड पर्सन में आ गया, तो इसको P&L अकाउंट में डेबिट करने भी कहने से कुछ नहीं मिला होगा। बराबर ना? वरुण ने पहला साल खत्म हुआ, इंटरेस्ट पे नहीं कर पाया वरुण। अब समझो दूसरा साल खत्म हुआ, एंड ऑफ ईयर 2, इंटरेस्ट पेएबल इज 5 lakhs, इंटरेस्ट पेड अगेन नील। तो वापस से P&L अकाउंट में डेबिट कितना होगा? नील। दूसरे साल में भी भाई साहब इंटरेस्ट पे नहीं कर पाए। अब 2 साल हो गए, बैंक को भी समझ गया कि ये बंदा अब इंटरेस्ट पे कर नहीं पाएगा। 10 लाख का तो आउटस्टैंडिंग है, 5-5 लाख नहीं दे पाए तो एक साथ 10 लाख कैसे दे पाएगा? तो अब तुम वरुण का अगर बैलेंस शीट देखोगे तो यहां पे एक तो दिख रहा है आउटस्टैंडिंग लोन 50 लाख और दूसरा दिख रहा है इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितना? 10 लाख। अब ये वरुण के पास है ना
बैंक आया और बैंक ने एक लोन रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल रखा है। क्या प्रपोजल है लोन रीस्ट्रक्चर करने का? कि वरुण, आपका जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दैट इज 10 lakhs, let us convert this into a loan which is, let us convert this into a loan which is payable in 5 yearly installments। 5 साल में 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख पे कर देना। 5 yearly installments of 2 lakhs each, बराबर। अब वरुण ने क्या किया, जो ईयर नंबर 3 था उसमें ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग जो था कितना, 10 lakhs, विच इज नाउ कन्वर्टेड इनटू अ लोन। अब इसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड, 2 lakhs का पेमेंट किया। वरुण के सिर्फ बुक्स में क्या हो चुका था, इधर आउटस्टैंडिंग लोन के बदले अब आ गया था लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के बदले आ गया था लोन 10 lakhs, बराबर। अब लोग क्या करते थे पता है, लोग, ये वरुण जो है ना, वरुण वो क्या बोलता था कि मेरे बुक्स में से इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग तो हट चुका है, ये कन्वर्ट हो चुका है इनटू अ, बोलो, ये कन्वर्ट हो चुका है इनटू अ लोन। तो वरुण क्या बोलता था पता है, कि मुझे तो आप पीएनएल अकाउंट में 3rd ईयर में पूरा का पूरा 10 लाख डेबिट करने दे दो। क्यों? वरुण ऐसा समझ रहा है कि कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट इनटू लोन अमाउंट्स टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट्स टू व्हाट? ये तो समझ रहा है, देखो क्या, कि मेरे बुक में से लोन हट गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हट गया, लोन बन गया है, तो मैंने तो इंटरेस्ट पे कर दी है, तो मुझे तो पूरा 10 लाख मिलना चाहिए पेमेंट बेसिस पे। मतलब वो कन्वर्जन को पेमेंट मान रहा है। बट यहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले क्या बोल रहे हैं कि भाई तेरी अभी तक इंटरेस्ट का पेमेंट टोटली हुआ नहीं है, तुझे हम पीएनएल में इंटरेस्ट डेबिट करने देंगे, कितना, 2 लाख रुपया। कितना? 2 लाख रुपया। क्यों? क्योंकि ये लोन जो है ना, लोन, ये और कुछ नहीं है, इट इज इन सब्सटेंस योर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ओनली। हमने सिर्फ उसका नाम चेंज किया है। नाम चेंज करना डजंट अमाउंट टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तूने इसमें से पे कितना किया, 2 lakhs, तो तुझे 2 लाख ही माइनस करने मिलेगा। कौन राइट लग रहा है तुम्हें? वही चीज उन्होंने नोट नंबर 2 में क्लैरिफाई की है। ये नोट नंबर 2 में वही चीज उन्होंने क्या की है, क्लैरिफाई, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बराबर किया था। वो लोग ने भी यही बोला, जितना आप पे करोगे उतना ही डिडक्शन लेना। समझा? चलो, अब ये जो पॉइंट है ना, नोट नंबर 3, ये मैं आपको मॉड्यूल से एक बार पढ़ाता हूँ। मॉड्यूल में एक एग्जाम्पल और सब है, तो वो अपन देखते हैं। चल, ये देखो, अब ये वाला जो केस है ना, ये थोड़ा सा 43B जैसा ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा।
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है इसमें। पहले मैं क्या चाहता हूं कि आप लोग शांति से एक बार ये प्रोविजन रीड करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? चलो पढ़ो आप लोग। पढ़ा आप लोगों ने? हाँ, अभी एक बार मैं पढ़ता हूँ, फिर अपन साथ में समझते ये प्रोविजन क्या है। एनी सम पेबल बाय एन असेसी टू अ माइक्रो or a small enterprise beyond the time limit specified in section 15 of MSME Act 2006 would be allowed as deduction only in that previous year in which the sum is actually paid. अब ये लोग क्या बोल रहे हैं समझो, कि समझो आज एक पर्सन है मिस्टर वरुण। मिस्टर वरुण ने मिस्टर एक्स से कुछ भी ट्रांजैक्शन किया है, जैसे गुड्स खरीदे हैं। अब मिस्टर एक्स जो है ना, मिस्टर एक्स या तो वो एक स्मॉल एंटरप्राइज है, या तो मिस्टर एक्स एक माइक्रो एंटरप्राइज है। तो अब वरुण को क्या बोला गया कि वरुण आपको ये मिस्टर एक्स को क्या करना है, अभी पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट वाई? अरे गुड्स खरीदे तो पे करना पड़ेगा। तो वरुण आपको पेमेंट सेक्शन नंबर 15 जो टाइम लिमिट देता है उसके हिसाब से करना है। अब सेक्शन 15 क्या बोल रहा है एमएसएमई एक्ट का? इधर देखो सब लोग, कि अगर आप जिस पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो माइक्रो या स्मॉल है, तो वरुण आपको उसको पेमेंट, अगर आपके बीच में अग्रीमेंट बना है तो जितना अग्रीमेंट में डेज लिखा है उसमें करना पड़ेगा। बट अग्रीमेंट में नंबर ऑफ डेज यू कैन नॉट मेंशन मोर देन 45। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज 45 हो सकते हैं इन अग्रीमेंट। मैंने जो बोला वो समझा? तो समझो वरुण आपने मिस्टर एक्स के गुड्स खरीदे एंड देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन यू एंड मिस्टर एक्स। तो नाउ वरुण जो अग्रीमेंट में डेज है, समझो अग्रीमेंट में 35 डेज लिखे हैं तो 35 डेज में पेमेंट करो। अग्रीमेंट में 40 लिखे तो 40 दिन में करो। मैक्स टू मैक्स आप अग्रीमेंट में कितने लिख सकते हो? 45, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। बट अग्रीमेंट में जितने डेज लिखे उसमें पेमेंट कर देना। सुनो, अगर अग्रीमेंट के नंबर ऑफ डेज जो लिखे हैं उसमें आपने पेमेंट कर दिया तो खर्चा तुम्हें इस साल माइनस करने मिलेगा। अग्रीमेंट की डेट के बाद किया तो जिस साल में पेमेंट हुआ है उस साल मिलेगा। एंड इफ सपोज देर इज नो अग्रीमेंट बिटवीन वरुण एंड मिस्टर एक्स, देन 15 डेज का टाइम है। बराबर? अब एक बार शांति से पढ़ते। सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट mandates payment of goods or services to a supplier being a micro or a small enterprise by a buyer on or before the date agreed between them in writing, that is as per the written agreement, which cannot be more than 45 days from the day of acceptance or day of deemed acceptance of any goods or services by the buyer from a supplier,
If there is no such return agreement, the payment shall be made before the appointed date, that is 15 days. If the sum payable by the assessee to micro and small enterprise is paid as per the return agreement, that is maximum within 45 days or within 15 days in case of no agreement, deduction claim be claimed on accrual basis if mercantile method of accounting is followed by assessee. However, if the sum payable by the assessee to micro or a small enterprise is not paid as per the return agreement or within 15 days in case of no agreement, the deduction would be allowed in the previous year in which it is actually paid. मस्त एक एग्जाम्पल है नीचे. मिस्टर ए purchases goods of 10,000 from A and Company, a micro enterprise. कब खरीदा इसने गुड्स जरा देखो, और कब बोला है पेमेंट करूंगा. तो देखो आप जरा डेज देखोगे तो 45 डेज से कम ही रखा है अग्री. अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब अगर मिस्टर ए क्या फॉलो कर रहा है, मर्केंटाइल. सो दिस एक्सपेंसेस कैन आई से ड्यू इन 24-25. व्हाई ड्यू इन 24-25? Purchases is on 1st March. Now if payment is made on 2/4, can I say payment is made in 25-26, that is in next year? But whether payment is made before the date agreed upon in the agreement? Yes. तो भले आपने पेमेंट नेक्स्ट ईयर किया है, ये खर्चा हम आपको माइनस करने 24-25 में दे देंगे. एंड अगर आपने पेमेंट 20/4 को किया, अग्रीमेंट का जो मेंशन था डेट, उसके बाद कब पेमेंट हुआ, ईयर बताओ, ईयर. तो अब हम तुम्हें 25-26 में ही देंगे. इधर आपको रिटर्न फाइलिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखना है, और थोड़ा सा दिमाग चलता है ये वाले केस में. आपके जो ट्रांजैक्शंस फेब मार्च में होंगे ना, उधर ही ये सब प्रॉब्लम आएगा. अप्रैल मई जून वाले ट्रांजैक्शन का तो पेमेंट आराम से हो चुका रहेगा रे. नहीं समझा? व्हाट इज माइक्रो एंटरप्राइज एंड स्मॉल एंटरप्राइज, उसका मीनिंग दिया है. माइक्रो एंटरप्राइज मीन्स इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी less than or equal to 1 CR and turnover is less than or equal to 5 CR. Small enterprise में it is 10 CR and 50 CR. समझा? अब इस पे ना एक बहुत मस्त MCQ है, बट MCQ सॉल्व करते वक्त अपने को समझना पड़ेगा कि अपना प्रीवियस ईयर इज 23-24. वैसे आपका प्रीवियस ईयर इज, बट मुझे चाहिए कि ये MCQ अपन एक बार देखें. बहुत ही मस्त MCQ है. मैं आप लोगों को ऑप्शंस नहीं बता रहा हूं क्या क्या है नीचे. ये MCQ है. ईयर याद रखना सिर्फ. कौन सा ईयर? सिर्फ ये MCQ के लिए. लेट अस अज्यूम कि योर ईयर इज 23-24. पढ़ो ये क्वेश्चन, MCQ है. आप मुझे बताओ कितना खर्चा माइनस करने मिलेगा. कितना मिलेगा? 5 lakhs.
सब लोग? चलो, पहला जो है ना माइक्रो एंटरप्राइज 5 लाख, उसका तो पेमेंट करंट ईयर में ही हो गया है। भले ही अपन ने 30 डेज में नहीं किया पेमेंट, पेमेंट इज मेड आफ्टर 30 डेज, बट पेमेंट इज मेड ओनली इन करंट ईयर, तो वो तो मिल गया करंट ईयर में। अच्छा, जो 17 तारीख वाला है जिधर अग्रीमेंट नहीं है, तो 15 दिन में करना चाहिए था, 15 दिन के बाद हुआ, तो जब बाद में हुआ तो जिस ईयर में हुआ उस ईयर, तो 7 लाख तो नेक्स्ट ईयर मिलेगा। हाँ, नेक्स्ट ईयर मिलेगा 24-25 में। और जो थर्ड पेमेंट है 25 तारीख वाला, तो 8 लाख का है। अब उधर 40 दिन में करना चाहिए था, आपने कब किया? 40 दिन के बाद किया, तो भी बेवड़े करंट ईयर में मिलेगा, क्योंकि ये प्रोविजन जो मैंने आपको सिखाया ना, दैट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज एंड अ स्मॉल एंटरप्राइज, नॉट इन केस ऑफ मीडियम एंटरप्राइज। तो मीडियम एंटरप्राइज के केस में तो कब मिलेगा? जब वो खर्चा ड्यू होगा। क्यों? क्योंकि हम मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहा है। अरे समझा? सो हम क्या फॉलो कर रहे हैं? मर्केंटाइल सिस्टम। तो फिर वो खर्चा कब मिलेगा? जैसे ही ड्यू हो गया वैसे। तो ड्यू तो करंट ईयर में हो गया ना, तो 5 भी मिलेगा प्लस 8 भी मिलेगा, टोटल कितना मिलेगा? 13 लाख। आया समझ में? तो याद रखना, ये प्रोविजन अप्लाई किस पे होता है? सिर्फ माइक्रो एंड, इसीलिए तो डेफिनेशन भी देखो ना, 2 का ही दिया है, माइक्रो एंड स्मॉल का। मीडियम एंटरप्राइज पे तो प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है। बोलो, पहले इतना समझा? चलो, अब आप लोग पहले ये 4 सेक्शंस लिखेंगे पहले। हो गया? फोर्टी 43B में पहले आप लोग ये प्रोविजन लिखो, नोट 1 लिखो, नोट 2 लिखो। नोट 2 के बाद मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, वो कन्वर्जन वाला, और फिर अपन नोट 3 मॉड्यूल से लिखेंगे।
हो गया? चलो अब ये नोट नंबर 3 बनाओ इसको और लिखो, पूरा लिखना है विथ एग्जाम्पल सब कुछ।
डन। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो। अभी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। बहुत मस्त क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन में पहले तो देखो, आपको एक पीएनएल अकाउंट दिया है और नीचे आपको देखो कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं। आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे? नेट प्रॉफिट। ये 2 लाख ऊपर आ जाएगा और ये 5 लाख इधर आ जाएगा, बराबर। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे। नाउ व्हाट शुड बी योर अप्रोच? पे अटेंशन। पहला है ना, पहला हर एक चीज पीएनएल के डेबिट साइड पे चेक करते जाना। क्या पीएनएल के डेबिट साइड में सारी चीजें बराबर से लिखी है कि नहीं, वो आपका काम है चेक करना। अगर आपको लग रहा है कि ये खर्चा नहीं आना चाहिए था और लिख दिया है तो अपन ऐड कर देंगे वो खर्चे को। तो फर्स्ट चेक डेबिट साइड, स्टेप नंबर 1 डेबिट साइड चेक करना है, डेबिट साइड। स्टेप नंबर 2 क्या करना है आपको? स्टेप नंबर 2 क्रेडिट साइड चेक करने का कि क्या चीजें यहां पे सब बराबर लिखी है कि नहीं। और लास्ट में आपका आएगा स्टेप नंबर 3, जिसमें आपको चेक करनी है एडजस्टमेंट्स। फिर नीचे जो एडजस्टमेंट्स दी हुई है, क्या ये सारी एडजस्टमेंट्स बराबर है कि नहीं, बराबर, मतलब इसका इफेक्ट क्या देना है। सॉल्यूशन देखना नहीं आप लोग, सॉल्यूशन में कुछ डिफरेंस है, वो मेरे को सिखाना बाकी है। पहले आप अपने हिसाब से पूरा क्वेश्चन रीड करो, आपके हिसाब से ये सम में बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम निकालो कि बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम कितनी, प्लस अदर इनकम्स कुछ भी हो तो वो भी आप साइड में लिख के रखो, बराबर। चलो सॉल्व मतलब रफ में करो पहले सॉल्व। चलो करे डिस्कस अपन। इसके बाद आपको और एक सम सॉल्व करना है। चलो पहले ये डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान दो, पहले तो डेबिट साइड जो है आपका, डेबिट साइड, इसमें से ये SGST पेनल्टी ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड होगा? बिकॉज देर इज अ ब्रीच ऑफ लॉ। अब आप जब है ना फॉर्मेट बनाते हो ना, फॉर्मेट पर्टिकुलर्स कॉलम में आप लिखोगे नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट 5 लाख, दैट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। वो आएगा आउटर कॉलम में, 2 कॉलम बनेगी, इनर और आउटर। तो आप लोगों को आउटर कॉलम में लिखना पड़ेगा, ये देखो ऐसा, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट आउटर कॉलम। अब अपन ऐड कर रहे हैं, ऐड क्या ऐड किया? पेनल्टी। तो आप जब इधर लिखते हो ना ऐड पेनल्टी, उधर ब्रैकेट में ही लिख दो कि इट इज अ ब्रीच ऑफ लॉ, देयरफॉर इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। मतलब जितना हो सके आप ब्रैकेट में लिख दोगे ना चीजें, तो उतना आपको नोट्स नहीं लिखना पड़ेगा नीचे। क्रेडिट साइड से क्या हो जाएगा? डेबिट साइड से एक ही चीज अभी ऐड होगी, क्रेडिट साइड से डिविडेंड लेस हो जाएगा। अब जब तुम डिविडेंड को लेस कर रहे हो ना, तो वहीं पे लिख दो ब्रैकेट में क्या? टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फिर इसको लेस करो, इट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1). अपन ने अभी एग्रीकल्चर इनकम डिस्कस किया है। अब
फर्स्ट एडजस्टमेंट पीएनएल हो चुका अपना, क्या करेंगे फर्स्ट एडजस्टमेंट में? एड अनरीजनेबल पेमेंट टू रिलेटिव, और सेक्शन याद हो तो लिख देने का 48। अच्छा, द असेसी पेड 33,000 इन कैश टू अ ट्रांसपोर्ट कैरियर, बोलो क्या करेंगे? इट इज अलाउड, तो आप इसके ऊपर चाहिए ना तो नोट डाल सकते हो कि लिमिट इन केस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और पेमेंट टू गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हैज बीन इंक्रीज टू 35,000. In the given case, amount paid is 33,000, which is within the limit and therefore it is allowed as deduction. समझ में आ रहा है? चलो इसका क्या करेंगे? 4,000 अपन ने सैलरी रिकॉर्ड नहीं की है, ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? क्यों? तो रिकॉर्ड नहीं किए मतलब क्या, इनकम है क्या एक्सपेंस है? हाँ, तो रिकॉर्ड नहीं किया मतलब पीएनएल में लिखा नहीं है, लिखा नहीं, इसके वजह से क्या हो गया? प्रॉफिट बढ़ गया है, तो क्या करेंगे? लेस करेंगे 48,000. सो 48,000 लेस हो जाएगा अनरिकॉर्डेड एक्सपेंडिचर. नहीं समझा? बैंक से आपने लोन लिए, 20,000 अभी पे कर दिया और बाकी का बाद में पे किया नवंबर में, तो आपको समझ में आ रहा है टोटल इंटरेस्ट 60 है, तो 20 अलाउड होगा, 40 डिसअलाउ हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर जाएगा तो इस साल 40 ऐड करना पड़ेगा. फिफ्थ पॉइंट का तो कोई रेलेवेंसी नहीं है अभी के लिए, क्यों? क्योंकि आप लोगों को बोला है कि दिस अमाउंट्स आर नॉट डेल्ट इन पीएनएल अकाउंट, तो अच्छा ही है ना पीएनएल में नहीं लिखा. वैसे भी पीएनएल में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पर लास्ट ईयर नहीं, लास्ट ईयर से प्रॉपर्टी खरीदी है, इट रिलेट्स टू अ प्रॉपर्टी अक्वायर्ड बाय हिम इन लास्ट ईयर. तो ये करंट ईयर में तो आएगा ही, बट ये सब हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, इसीलिए यहां पे नहीं आएगा. लास्ट में आपसे एक नोट में लिखा है कि ही पेज टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम. तो अब जब तुम इधर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करोगे एडिशनल नहीं आएगा, और इसका मतलब ये डेप्रीसिएशन जो दिया है वो गलत है. अब है ना, इंस्टीट्यूट हमेशा डेप्रीसिएशन का दो इफेक्ट देता है, जो पीएनएल वाला डेप्री है उसको ऐड करता है, और तुम यहां से प्रॉपरली डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करो. कितना आ रहा है? 223,500, ये लेस हो जाएगा. क्या क्या? डेप्रीसिएशन अलावेबल अंडर द एक्ट इज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेस ऑफ फॉलोइंग डेटा. इसके बेसिस पे आपको डेप्री निकालना चाहिए. तो आपने कोई अलग तरीके से डेप्री निकाल के 2 लाख डेबिट किया है, तो इसका मतलब ये डेप्री गलत है ना, तो वो गलत है तो ऐड कर रहे हैं. आना चाहिए इधर पीएनएल में, तो अपन ने कर दिया है ना माइनस, तो ऐड करना पड़ेगा और करेक्ट डेप्री लेस करना पड़ेगा. नेट इफेक्ट मत देना, क्योंकि इंस्टीट्यूट इसका 2 ही इफेक्ट देता है. ये डेप्रीसिएशन का ऑलवेज दे गिव 2 इफेक्ट्स, तो आप भी 2 इफेक्ट्स ही दो. बराबर? आपका फाइनल आंसर कितना आया बिजनेस एंड प्रोफेशन का? 288,500. ये आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन का आंसर होगा. और अदर सोर्स में एक चीज आएगी 15,000, जो आपका डिविडेंड का अमाउंट है. बराबर? अब है ना, थोड़ी देर के लिए इधर ध्यान दो, अभी थोड़ा सा बराबर से समझो. पहले तो मैं आपको 2-3 चीजें हाईलाइट करना चाहता हूं. ऑप्शनल स्कीम एंड डिफॉल्ट स्कीम. अगर मैं ये सम की बात करूं ना, थोड़ी देर अभी कुछ मत करना, सिर्फ ये सुनते जाना. एडिशनल डेप्रीसिएशन, कहना इसे ये ऑप्शनल स्कीम में मिलता है, डिफॉल्ट में नहीं मिलता, इसीलिए अपन ने नहीं लिया. अब यही सम में अगर अपन से ऑप्शनल पूछते हैं ना, ऑप्शनल स्कीम, और एक चीज क्या होती पता है ऑप्शनल में?
आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर एसओपी प्रोविजन में आप इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन लेते हैं। कितना इंटरेस्ट पे किया है, तो इधर आपका ये इंटरेस्ट ऑन लोन नेगेटिव हो जाता है 23,000, या फिर आप बोल सकते हो लॉस होता आपका इधर, पर ये लॉस इधर नहीं आएगा क्योंकि याद करो डिफॉल्ट स्कीम में आपको एसओपी में बेनिफिट नहीं मिलता है। याद आया ये पॉइंट? और एक चीज, जब आप लोन का रीपेमेंट करते हो ना, लोन का रीपेमेंट, कौन सी चीज का रीपेमेंट? प्रिंसिपल अमाउंट का। कितना है मेरे एग्जांपल में? 50,000 है। इसका डिडक्शन आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का कहां मिलता है? 24B। ये जो प्रिंसिपल अमाउंट आप पे करते हो ना, कब? जब आप लोन लेते हो, किसके लिए? घर के लिए। तो इसका आपको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C। 80C मतलब कहां से? ग्रॉस टोटल इनकम से, जीटीआई जो आती है ना उसमें से। बट ये डिडक्शन आपको नहीं मिलता अंडर डिफॉल्ट स्कीम। ये पहले तो 3 डिफरेंसेस है बिटवीन ऑप्शनल एंड डिफॉल्ट ये क्वेश्चन के अंदर। रुक जाओ, अभी आपने आंसर निकाला इधर 288,500। अभी डिफरेंस नहीं है, अभी एक दूसरा अजम्पशन है यहां पे। अभी आप इंस्टीट्यूट का आंसर देखो, बिजनेस एंड प्रोफेशन का, इट इज 3,84,000। 15,000 अदर सोर्स का इनकम है। ये देखो इंटरेस्ट ऑन लोन नील लिख दिया अपन ने, और ये देखो 80C का जो डिडक्शन है वो भी नील कर दिया है। बट अपना आंसर और इंस्टीट्यूट के आंसर में तुम डिफरेंस देखोगे, 384,500 कैलसी पे लो और 288,500 माइनस करो, 96,000 का आपका डिफरेंस आएगा। क्यों 96,000 का डिफरेंस आएगा? ये 48,000 जो है ना, 48,000 अपन ने क्या किया है? लेस किया, इंस्टीट्यूट ने ऐड किया है। होना क्या चाहिए? पहले तो लेस होना चाहिए, सब लोग अग्री कर रहे हो ना पहले तो, पर इंस्टीट्यूट ने क्या किया है? उसको ऐड किया है। अभी अपन ने लेस किया, उन्होंने ऐड किया, तो डबल इफेक्ट हो गया 96,000, 48 प्लस 48। अब क्वेश्चन ये आ रहा है, सर ऐड क्यों किया? तो अब मैं आपको उसका रीजन समझा रहा हूं। बराबर, ये कोई ऑप्शनल डिफॉल्ट की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ ऐड क्यों किया उन्होंने उसकी बात है। सुनो शांति से। अभी मैं थोड़ा सा ये चीज पे अग्री नहीं करता हूं। अपन ने लेस किया है, दैट इज करेक्ट, क्योंकि इन्होंने ऐड करके नीचे नोट भी डाला है बाद में कि अगर आप उसको लेस भी करोगे तो भी चलेगा। दैट इज एन ऑल्टरनेट व्यू। सो दैट इज अ सेकेंड आंसर। मतलब ये क्वेश्चन के 2 आंसर्स हैं, एक 384,500 प्लस 15,000 और दूसरा 288,500 प्लस 15,000। बराबर? चलो अब अपन समझ लेते हो कि ऐड क्यों किया। लेट अस टेक वन एग्जांपल। देयर इज वन कॉन्सेप्ट, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। समझो कि वरुण जो है वो भी सीए बन चुका है, और वरुण ने अभी एक काम स्टार्ट किया है, जॉब करना स्टार्ट किया। अब वरुण अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहा है, और पहले ही साल में वो इनकम दिखा रहा है 10 लाख रुपया रिटर्न के अंदर। दूसरे साल में रिटर्न फाइल किया, 10 लाख इनकम बताई। तीसरा साल रिटर्न फाइल किया, 10 लाख बताई। 3 साल के रिटर्न फाइल हो चुके, 3 साल में उसने इनकम 10 लाख बताई है। अब नेक्स्ट ईयर में वरुण की है शादी, और शादी उसने एकदम लैविश तरीके से की है। उसने महालक्ष्मी रेसकोर्स बुक किया है शादी के लिए। उसका जो एंट्री है वो समझो हेलीकॉप्टर में होने वाला है। आप सबको इनवाइट किया है। पर प्लेट जो कॉस्ट है पर पर्सन इज 10,000 रुपीज। उसका जो इनविटेशन कार्ड है वो गोल्ड एंड सिल्वर प्लेटेड है।
सो अब एकदम लैविश तरीके से शादी कर रहा है, समझो कि रफली शादी के ऊपर खर्चा 10 करोड़ जितना होने वाला है। अब अगर ऐसे लैविश तरीके से शादियां होती है तो कहने से ये न्यूज़ सर्कुलेट भी बहुत फास्ट होती है। आप देखते ही रहोगे व्हाट्सएप पे कि काफ़ी सारे शादियों के वीडियोस और सब आना स्टार्ट होते हैं। इनविटेशन कार्ड्स अलग अलग जो टाइप के रहते हैं वो आते हैं कि देखो ऐसा इनविटेशन कार्ड। तो वैसे ही वरुण की भी शादी का जो सब डिटेल्स था वो सब वायरल होना स्टार्ट हो गया। बहुत लैविश तरीके से शादी था इसीलिए। अब है ना, यही डिटेल्स पहुंचा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर था जो वरुण का रिटर्न्स चेक करता था, उसने भी देखा यार बहुत बड़ा आदमी है, चलो इसके रिटर्न्स एक बार देखते हैं कि क्या इनकम दिखा रहा है। क्योंकि आप समझो जब आप इनकम दिखाओगे अच्छी खासी तो ही तो आप इतनी बड़ी शादी कर पाओगे। खर्चा कहां से होगा? इनकम आएगी तो होगा ना खर्चा। तो उसने देखा, वरुण ने तो लास्ट 3 साल से 10 लाख 10 लाख 10 लाख इनकम बताई है और रिटर्न फाइल किया है। तो वरुण के पास रफली अभी 30 लाख रुपया होना चाहिए। पर वरुण इतनी बड़ी शादी कर रहा है तो ये पैसा आया तो आया कहां से? तो अब डायरेक्टली किसी को ये नहीं बोल सकते हो कि गलत है, पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो गलत है। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पावर है क्या कि वो लोग कोई भी फंक्शन, सेरेमनी या इवेंट के अंदर जा सकते हैं। तो अब वरुण की शादी चल रही थी, इनकम टैक्स ऑफिसर्स वहां पे पहुंच गए। अब तुम समझो कभी भी कोई फंक्शन चल रहा होगा ना, तब वो लोग आपको कुछ डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। वो लोग को जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछने हैं, दे शुड आस्क वंस फंक्शन, सेरेमनी और इवेंट इज ओवर। कंप्लीट होने के बाद ही दे कैन आस्क क्वेश्चंस टू यू। उसके पहले क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते वो लोग आपसे। तो फेरे वेरे खत्म हो गए सारे। उसके बाद वरुण को बुलाया, किसने? ऑफिसर ने। बोला कि आप जरा लास्ट 3 साल के आपके रिटर्न्स देखो, आपने इनकम कमाई है 10 लाख 10 लाख 10 लाख, आपके पास होना चाहिए 30 लाख, आप इधर हेलीकॉप्टर में एंट्री कर रहे हो, ये माँ लक्ष्मी रेसकोर्स बुक किया, पैसा आया कहां से? अब वरुण जो है, मतलब ऑफिसर ने क्या बोला कि अभी देखो हम खर्चा निकालेंगे कितना हुआ है शादी पे, पर अप्रोक्सीमेट अभी हमें लग रहा है कि 10 करोड़ का खर्चा है। देख के तो वो तो अपन बैठ के बात करेंगे कितना खर्चा हुआ है। तो ये 10 करोड़ में से चलो हम समझ सकते हैं कि 30 करोड़ रुपया आपने अपने इनकम में से खर्चा किया है, बाकी का 9.7 करोड़ आपके पास आया कहां से? अब वरुण ये 9.7 करोड़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कर ही नहीं पाया। उसने नहीं कर, एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया कोई भी चीज का। इसका मतलब कहीं ना कहीं से वरुण को 9.7 करोड़ आया होगा, तो ही तो उसने उसमें से खर्चा किया होगा। अब इसीलिए ऐसा समझा जाता है कि 9.7 करोड़ वरुण ने हाइड किया है, इनकम बताई नहीं है। और अब यही 9.7 करोड़ पे हम वरुण को क्या लगा देंगे? टैक्स। कितना टैक्स लगाएंगे पता है इधर? तो चोरी की ना, कितना टैक्स लगाएंगे पता है इधर? 60% बेसिक टैक्स। कितना परसेंट? प्लस कंपल्सरी सरचार्ज। कितना परसेंट सरचार्ज? 25%। नाउ सरचार्ज आप किस पे कैलकुलेट करते हो? तो 25% ऑफ 60%, मतलब 15% इज योर सरचार्ज। अरे मैं 25 बेसिक टैक्स आएगा उसका 25 निकालो या फिर डायरेक्टली 15 लिख दो ना। मतलब आप इनकम पे कैलकुलेट करोगे तो 15%। नहीं समझा क्या? तो टोटल कितना हो गया? 75% प्लस कंपल्सरी HEC 4%, which is 3%, 4% of basic tax plus surcharge, मतलब 78% वरुण क्या लग जाएगा आपको? टैक्स।
पेनल्टी अलग से, पेनल्टी अलग से। तो अब ये है आपका कॉन्सेप्ट अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर्स का, कि व्हेन यू आर इनकरिंग एनी expenditure but you are not able to give explanation for such expenditure, then it is known as unexplained expenditure and on that tax is 78%। अरे समझा? अब इंस्टीट्यूट ने ये सम में अजम्पशन किया है क्या, कि दिस 48,000 इज एन अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, और इसी रीजन के वजह से असेसी को इसके ऊपर टैक्स आना चाहिए, और इसीलिए हम वो चीज इनकम के अंदर ऐड कर रहे हैं। दूसरा क्या अजम, यस, ये देखो ओए, alternate view देखो कि it is also possible to take a view that salary is not recorded in the books of account was an erroneous omission and the assessee has offered a satisfactory explanation for the same. In such a case the same should not be added but same would be allowable as deduction। आया समझ में? ये पूरा समझा अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। अब ऐसा ही आता है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स करके। मतलब क्या, कि आपके पास समझो कुछ असेट्स मिले 10-15 करोड़ के, बट आपकी इनकम जब देखी तो पता चला आपकी इनकम तो उतनी है ही नहीं। अब असेट खरीदोगे कब आप, जब कहीं ना कहीं से आपको इनकम आई होगी तभी खरीद पाओगे। आप नहीं खरीद, आपने पास असेट है लेकिन आप इनकम नहीं दिखा रहे हो उतनी, उस पर भी टैक्सेस 78%। आया समझ में? ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको अदर सोर्स में लिखवाऊंगा अनएक्सप्लेन्ड का, बट तुम्हें अब कुछ भी पहले तो डाउट हो तो आप मुझे पूछो ये सब में। जरूरत नहीं है, चलेगा। और कुछ? पक्का समझा है? एक्सप्लेनेशन पूरा क्लियर है? चलो, अब तुम लोग ये डिफरेंसेस चाहे तो लिखना चाहो तो लिख लो कहीं पे, कि व्हाट आर द डिफरेंसेस अंडर ऑप्शनल एंड डिफॉल्ट स्कीम। होमवर्क आपका क्या रहेगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है घर पे।
डन। चलो अभी पहले एक सेक्शन छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 43A करके है, असेट परचेस्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। असेट परचेस्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लो कि यहाँ पे एक पर्सन है मिस्टर वरुण और यहाँ पे मिस्टर एक्स। वरुण ने एक असेट खरीदा, किससे खरीदा है? मिस्टर एक्स से, जो कहाँ पे है? आउटसाइड इंडिया। और ये असेट खरीदा है ऑन क्रेडिट। अब अभी अपन जो एग्जांपल ले रहे हैं वो ले रहे हैं डॉलर्स का। समझो ये $1,00,000 का असेट है। वरुण ने ये असेट खरीदा है 1 अप्रैल 2024 को। और वरुण के जो पेमेंट के टर्म्स है ना, पेमेंट के टर्म्स, वो ऐसा है कि $50,000 वो पे करेगा ऑन 1 अप्रैल 2025 एंड बाकी के $50,000 वो पे करेगा ऑन 1 अप्रैल 2026। मतलब पेमेंट आधा आधा होने वाला है, आधा नेक्स्ट ईयर और आधा उसके भी नेक्स्ट ईयर। मतलब इस साल में सिर्फ असेट खरीद रहा है, कोई टाइप का पेमेंट नहीं कर रहा है। अब तुम समझो ये असेट जो खरीदा गया है वो तो फॉरेन करेंसी में खरीदा गया और अपने को तो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रुपीस में बनाने पड़ेंगे। तो अब तुम समझो वरुण है ना, वरुण जब वो असेट खरीदेगा तब समझो कि $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज। एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, सिंपल रखने के लिए मैं 50 ले रहा हूँ। अभी तो कुछ 85 जितना चल रहा है डॉलर, सो मैं सिंपल रखने के लिए 50 ले रहा हूँ। तो वरुण ने जब असेट खरीदा ना तब इट वॉज $1 इज 50। तो वरुण ने अपने बुक में ये असेट को रिकॉर्ड किया। कितने पे रिकॉर्ड किया? 50 lakhs पे रिकॉर्ड कर दिया। एंड लेट अस अज्यूम के रेट ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन दिस असेट इज 10%। तो अब जैसे ही एक साल खत्म होगा डेप्रीसिएशन आएगा एट द रेट ऑफ 10%। कितना आएगा बोलो? 5 लाख। और अभी कितना बच गया? 45 lakhs। ये आपका हो गया क्लोजिंग WDV, ओपनिंग WDV हो जाएगा 45 lakhs। अब आपका नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया। दिस इज कैन आई से डेप्रीसिएशन फॉर 24-25। अब जैसे ही 25-26 स्टार्ट हुआ, वरुण जो है वो $50,000 का क्या करेगा? पेमेंट करेगा। किसको? मिस्टर एक्स को। अब तुम समझो पेमेंट जब किया जा रहा है तो ऐसा हो सकता है ना कि डॉलर का जो प्राइस था अपन ने जितने पे रिकॉर्ड किया था वो कम ज़्यादा हो सके, पॉसिबल है। तो अभी समझो कि $1 यहाँ पे हो गया था 52 रुपीज़ का। अभी कितना, मतलब जो डॉलर हुआ 52, उसके वजह से अपना क्या हुआ? फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? ज़्यादा देना पड़ेगा ना। तो अभी अपना नुकसान कितना हुआ? $50,000 इंटू 2, मतलब कहने से 1 लाख का एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ। दिस इज अ लॉस ऑन फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन। अब ये 1 लाख एक्स्ट्रा गया, अपन ने $50,000 को अपने बुक्स में रिकॉर्ड किया है एट 50, बट अभी अपने को देना पड़ रहा है 52। तो अब क्या करने का इसका? तो बहुत सिंपल है। whenever there is a foreign currency fluctuation loss on asset, तो उसको आपका जो भी असेट का WDV होगा ना उसमें ऐड कर देने का। 1 लाख ऐड किया, रिवाइज WDV इज हाउ मच? और 46 lakhs के ऊपर यू चार्ज depreciation at the rate of 10% for a year 25-26, which will come to 4,60,000. So balance is 41 lakh
40,000। आया समझ में? अब जब 26 आएगा, 26-27, अगेन वरुण he'll pay balance 50,000 to Mr. X. Now this 50,000 in the books of accounts of Varun is recorded at, can I say 50 rupees only. Now let us assume $1 here is 46. So now can I say there is an advantage to an assessee because he'll be making payment, but payment will be lower than the amount which is recorded in books of accounts. So $50,000 into 4 is, can I say, advantage which assessee is getting, that is 2 lakh rupees. ये 2 lakh क्या है? It's a profit, foreign currency fluctuation profit. So if there is a profit, what you will do is you will subtract such profit from WDV of the asset and you will calculate revised WDV, that is 39 lakh 40,000, and you calculate depreciation at the rate of 10% for a year 26-27, that is 3,94,000. balance is your WDV. इनडायरेक्टली मतलब वही कर रहे हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कुछ नहीं कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। बराबर? तुम्हें समझाइए? कुछ भी डाउट हो तो पूछो, वरुण को छोड़ के। चलो लिख लेंगे ये वाला सेक्शन।
डन। चलो अभी एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। काफ़ी सारी एडजस्टमेंट है, सोल्यूशन मत देखना बस इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 6.12। क्वेश्चन नंबर 13 प्रॉपर, अभी प्रॉपर करना है। सर एक बार एडजस्टमेंट वाला पार्ट दिखा दीजिए ना, स्क्रीनशॉट। एडजस्टमेंट 4 में ना, इधर सिर्फ 24 कर देना ना, एडजस्टमेंट नंबर 4 में। चलो करें अपन डिस्कस अभी। पहले तो डेबिट साइड से अपन ने अभी तक एडजस्टमेंट्स नहीं पढ़ी हैं, पहले सिर्फ डेबिट साइड देख रहे हैं। क्या हो जाएगा डेबिट साइड से? पहला तो पेटेंट ऐड हो जाएगा। क्यों? इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसलिए पेटेंट को ऐड करो। लेकिन पेटेंट ऐड हुआ, लेकिन उसका लेस भी होगा डेप्रीसिएशन ऑन पेटेंट। 1 लाख के ऊपर 25% इंटू हाफ, बराबर हाफ। क्यों? क्योंकि लेस देन 180 डेज हैं। अरे समझा क्या? सो इंटू हाफ आएगा। सो पहले तो ये पेटेंट का एडजस्टमेंट हो गया। आरडीडी ऐड हो जाएगा, एडवांस इनकम टैक्स ऐड हो जाएगा, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंस ऐड हो जाएगा। क्यों?
हाँ, कंपनी को ही मिलता है, ये तो इंडिविजुअल है। मेडिक्लेम ऐड हो जाएगा, कैश में पेमेंट किया है। लाइफ इंश्योरेंस कैश में किया है, वो ऐड नहीं होगा क्योंकि 10,000 ही है। फिर अभी तो अपने को एडजस्टमेंट्स पता नहीं है, तो इतनी सारी चीज़ें ऐड हो जाएगी। ये लेस हो जाएगा डिविडेंड, अदर सोर्स में टैक्सेबल है इसीलिए। इनकम टैक्स रिफंड लेस हो जाएगा क्योंकि वो इनकम ही नहीं है, और ये भी लेस हो जाएगा क्यों, अदर सोर्स में टैक्सेबल है इसीलिए। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इनकम है, बट कहाँ टैक्सेबल है, अदर सोर्सेस में। बैठा ये दिमाग में? सो ये लेस हो जाएगा। यहां तक कुछ डाउट हो तो पूछो। क्यों होना चाहिए आप बताओ पहले, ऐड अगर होना चाहिए तो क्यों, किधर पढ़ा है मैंने, क्यों नहीं मिलता वो तो बताओ। कहाँ मैंने ऐसा लिखा है आपको कि लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, ऐसा कहीं पे लिखा है कोई सेक्शन में? एम्प्लॉय के नाम पे पॉलिसी है तो क्यों नहीं मिलेगा वो तो बताओ। कुछ तो सोचा होगा ना आपने। आपके पास मेडिक्लेम का प्रोविजन है? 3611 भी निकालो जरा, 3611 भी निकालना भाई। उसके नीचे जरा एग्जाम्पल देखो। दस हजार के ऊपर जाएगा तो ना, बड़े अपन आ गया। अब ओपनिंग स्टॉक को अपन ने क्या कर दिया है, जरा ओवर वैल्यू कितने परसेंट से, मतलब जिधर अपने को लिखना चाहिए था 100 अपन ने लिख दिया 110। सो 110 इज 1,20,000, 10 इज हाउ मच, और ज़्यादा लिखा है मतलब प्रॉफिट कम हो गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड। कितना आ रहा है, 10,909। समझा कि नहीं समझा? क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया है, जिधर लिखना चाहिए था 100 लिखा है 90। क्या करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे। कितना आ रहा है, 22,222। म्युनिसिपल टैक्स अपन ने 10,000 भरा है, बाकी का रिटर्न फाइलिंग के बाद भरा है, तो 10,000 कहने से ऐड बैक हो जाएगा 43B के हिसाब से। फर्नीचर का जो डेपरी है वो गलत है ऊपर, इसका मतलब ये डेपरी को हम ऐड करेंगे, और यहाँ पे आप डेपरी कैलकुलेट करो, इस पे मिलेगा डेपरी, इस पे भी मिलेगा, ये 10,000 पे भी मिलेगा, और ये वाले पे नहीं मिलेगा। तो कितना आ रहा है डेपरी, 33,000। इस पे फुल, इस पे भी फुल, और इस पे हाफ, तो 33,000 लेस करना पड़ेगा अपने को। मोटर कार का डेपरी ऊपर जो दिया है वो गलत है, ये ऐड करोगे, और मोटर कार का डेपरी कैलकुलेट करो यहाँ से, तो 6 लाख पे 15% इंटू 75%, बिकॉज 25% कार इज यूज फॉर पर्सनल पर्पस। कितना आ रहा है, तो ये लेस हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी का डेपरी ऊपर जो दिया है वो गलत है, तो इसको भी ऐड करो, इधर डेपरी कैलकुलेट करो, ओपनिंग पे आएगा 250 पे आएगा, इस पे नहीं आएगा और इस पे भी नहीं आएगा। कितना आ रहा है, 157,500, वो लेस कर दो। वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन 40,000 ही हमने पे किया इन करंट ईयर, और पूरा का पूरा 40 हमने डेबिट कर दिया है, जबकि वॉलेंटरी रिटायरमेंट मिलता है इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो मिलना चाहिए 8,000,
32,000 ज़्यादा लिख दिया है इसीलिए ऐड करो। और लास्ट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 1 लाख हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 15 लाख है, तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% निकालो, 75,000 आएगा, और वो भी मिलेगा इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब 15,000 मिलना चाहिए। 85,000 को ऐड कर दो। अब ये आपका आंसर कुछ चेंज हो रहा है, ये आंसर गलत है। कितना आ रहा है? 17,79,631, और ये 33,000 उसमें अदर सोर्स वाली इनकम ऐड हो जाएगी, और ये आपका टोटल आंसर चेंज हो जाएगा। कितना आ रहा है? 18 लाख 18,12,631। कोई भी एडजस्टमेंट में डाउट हो तो पूछ सकते हो। कुछ भी डाउट? तुम्हें समझा कैसे एडलेस करना है कि नहीं समझा? जूम पे जो लोग है क्लियर? ओके। आपने यूटीआई करके सुना है? यूटीआई करके, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऐसा नाम सुना है कभी? अब है ना, म्यूचुअल फंड सुना है? क्या होता है म्यूचुअल फंड? हाँ, थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर पाएंगे? ओके, डन। देखो, मैं अगर आप सबको बोलूँ कि स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो कहने से आप सबके पास एक लिमिटेशन होगा। कोई बोलेगा मैं 5 लाख करता हूँ, कोई बोलेगा मैं 7 लाख, कोई बोलेगा 8 लाख। तो एक लिमिट के बाद तो आप पैसा नहीं इन्वेस्ट करोगे ना स्टॉक मार्केट में। समझो आप सब इंडिविजुअली 5-5 लाख रुपया डालने के लिए तैयार हो। अब मैं अगर आपको बोलूँ 5 लाख रुपया इन्वेस्ट, मतलब आप 5 लाख डालोगे तो 5 लाख में कितने कंपनीज के शेयर्स खरीद पाओगे आप? कहने से 2 या 3, फिर पैसा खत्म। एमआरएफ के तो मुश्किल से 3 शेयर आएंगे और पैसा खत्म हो गया। तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें रिस्क एलिमेंट देखो कितना बढ़ चुका है। आपने 2 कंपनी में इन्वेस्ट किया और समझो वो दोनों कंपनी का लॉस हुआ, कहने से आपका भी नुकसान चालू। लॉस एलिमेंट कितना ज्यादा, मतलब कितना रिस्क है। जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, व्हाट इज एडवाइजेबल कि आपका पोर्टफोलियो जितना हो सके डाइवर्सिफाई, जितनी कंपनीज में आप ज्यादा इन्वेस्ट कर सको करो। तो अब है ना, यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है म्यूचुअल फंड का। क्या कॉन्सेप्ट आता है कि समझो तुम 100 लोग हो, सब लोग 5-5 लाख रुपया डालने के लिए तैयार है, तो क्यों ना आप सब कलेक्टिवली ये पैसा डालो स्टॉक मार्केट में और एक पर्सन को अपॉइंट कर लो। तो समझो तुम सब ने 5-5 लाख रुपया कंट्रीब्यूट किया, वरुण को अपॉइंट किया तुमने, वरुण को एक थोड़ा नॉलेज है स्टॉक मार्केट का, तुमने यही पूरा सब 100 लोग ने मिला के वरुण को 5 करोड़ रुपया दे दिया। उसको हम बोलते हैं फंड मैनेजर। और वरुण क्या करेगा, आपके बिहाफ पे पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। अब तुम्हें समझ में आ रहा है, 5 करोड़ से हम ज्यादा कंपनीज के शेयर्स खरीद पाएंगे, और तुम्हारा जो पोर्टफोलियो है वो क्या हो गया, डाइवर्सिफाई। तुम्हारा 5 लाख रुपया हर एक कंपनी में थोड़ा थोड़ा पैसा चला गया है, तो रिस्क जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अब जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो वो लोग आपको क्या अलॉट करते हैं, शेयर्स। जब आप म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करते हो ना, तो वो लोग आपको देते हैं यूनिट्स। शेयर्स वर्ड हम यूज नहीं करते, क्या वर्ड यूज करते हैं, यूनिट्स।
सो आपको यूनिट्स मिलते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी से। अब क्या आप यूनिट्स को बेच सकते हो? यस, इट इज सिमिलर टू शेयर्स। क्या आप लोगों को शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है? यूनिट्स पे भी डिविडेंड मिलता है। बस हम वर्ड डिविडेंड नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड। वो डिविडेंड जो वर्ड है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? इनकम। अब पहला कंपनी जो म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट लेके आया था वो था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद तो अभी 500 कंपनीज है जो ये शेयर म्यूचुअल फंड इशू करती है। सो कॉन्सेप्ट पूरा ऐसा है कि आप कौन हो? इन्वेस्टर। आप पैसा किसको दो? म्यूचुअल फंड कंपनी को। ये लोग पैसा किधर इन्वेस्ट करेंगे? स्टॉक मार्केट में, और आपको बदले में क्या देंगे? यूनिट्स। अब ये यूनिट्स पे आपको डिविडेंड भी मिल सकता है, जिसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड, और इसको आप सेल भी कर सकते हो, सिमिलर टू शेयर्स। और ये डिविडेंड कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेस। बराबर। ये सब बैकग्राउंड के साथ you will solve this question number 7 on page number 6.28. 6.28 पे कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7। ये आप लोग अभी सॉल्व करोगे और फिर आप लोग ब्रेक ले लेना, ठीक है? कल डिस्कस करेंगे अपन। चलो, बाय बाय फ्रेंड्स।